हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचे हैं, दैट इज हीट। तो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि फाइबर के बारे में पढ़ा है कि फाइबर जो है वो हमको दो सोर्सेज से मिल रहा है। एक तो नेचुरल सोर्स है जिसमें आपका आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, यानी कि प्लांट फाइबर्स, प्लांट से भी हमको फाइबर मिल रहा है जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, या फिर एनिमल से भी हमको फाइबर मिल रहे हैं जैसे आपके वुलन क्लोथ्स हो गए जैसे कि शीप हो गए या फिर याक हो गए, ये सब हमको एनिमल से मिल रहे हैं वुलन क्लोथ्स, ठीक है, वूल। अब उसी तरीके से सिंथेटिक भी होता है, ठीक है। सिंथेटिक में आपके आ जाते हैं एक्राइलिक आ जाता है, पॉलिस्टर आ जाता है, नाइलॉन आ जाता है, रेयॉन आ जाता है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा है। ऑल द सिंथेटिक को आप क्लास 8 में लेके जाओगे, लेकिन नेचुरल फाइबर्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो नेचुरल फाइबर में एनिमल से जो हमको वूल मिल रहा है, ठीक है, तो वूल क्या करता है, हम इसको कब पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हम कब पहनते हैं, ठंडी के टाइम पे। तो आपको पता है कि ठंडी के टाइम पे हम मोस्टली प्रेफर करते हैं डार्क क्लोथ्स को पहनना, या कॉटन क्लोथ्स को पहनना, या लाइट कलर को पहनना प्रेफर करते हैं इन समर सीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट कलर होता है ना वो हमको एक कूलनेस प्रोवाइड करता है। अब बात जब आ रही है कूलनेस की, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक सेंसेशन फील हो रहा है कि वो चीज या तो हॉट है या वो चीज कोल्ड है, ठीक है, यानी हमको उसमें गर्मी और ठंडी का एहसास हो रहा है। तो ये जो एहसास है दैट इज सेंसेशन। वो सेंसेशन हम कैसे कर पा रहे हैं, हम टच के थ्रू। जैसे अगर आपको मैंने कहा कि कोई खौलता हुआ पानी है, आपको मैंने पूछा वो ठंडा है या गर्म है, अब हल्का सा टच करके आपने देखा कि ये तो गर्म है, ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो बॉइलिंग वाटर है वो उसकी हॉटनेस को दर्शा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने आपको आइसक्रीम दिया तो इट विल फील कोल्ड, ठीक है। तो ये जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जिस भी चीजों के सामने आते हैं उनको हम लोग सेंस करके समझते हैं कि वेदर इट इज हॉट और इट इज कोल्ड, ठीक है। अब ये हॉटनेस और कोल्डनेस जो भी आपने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये पहला कंटेनर है जिसमें आपने कोल्ड वाटर डाल दिया, दूसरा कंटेनर है जिसमें आपने हॉट वाटर डाला है, और तीसरा कंटेनर है जिसमें आपने एवरेज कर दिया, यानी कि कोल्ड भी डाला है, थोड़ा सा हॉट भी डाला है, ठंडी में जैसे हम चीजों से जैसे पानी से हम नहाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने जब हाथ को डाला तो यहाँ पे आपको क्या फील हुआ, एक कूलनेस प्रोवाइड हुई आपको, ठीक है। यहाँ पे एक हॉटनेस प्रोवाइड हुई आपको, और यहाँ पे एक एवरेज सेंसेशन हुआ कि हाँ ठीक है ये नॉर्मल पानी हो गया, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये आपको एक्टिविटी से ये समझ में आया है, यानी कि आप जिस भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो वो उसको टच करने के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन अगर एक रिलायबल मेजरमेंट की बात की जाती है, अगर मैंने पूछा कि वो जो बॉइलिंग वाटर है वो कितना टेम्परेचर उसका अप्रॉक्स होगा, तो आपको वो एक डिवाइस के थ्रू समझ में आएगा, दैट इज थर्मामीटर, ठीक है। तो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज टेम्परेचर, यानी कि जो हॉटनेस बता रहा है वो उसका टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं एक डिवाइस से, दैट इज थर्मामीटर, ठीक है। किससे करते हैं, थर्मामीटर से। अब मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जिससे मेजर करें, दैट इज थर्मामीटर। तो थर्मामीटर भी दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो जब भी हम थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो हम हमेशा क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं, जो नॉर्मली आपने देखा होगा डॉक्टर्स, या आजकल तो हमारे पास भी रहता है। तो वो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो रेंज है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसका जो रेंज है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये उसका रेंज है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको बता रहा है। अब ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये पहले जो क्लिनिकल थर्मामीटर जिसमें मरकरी हुआ करती थी, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा सा होता था, बहुत पतला सा नैरो, और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता था, और उसमें एक बल्ब प्रेजेंट होता था, और बल्ब जो है वहां पे मरकरी होता है, ठीक है। और बल्ब के बाहर बहुत ही शाइनी थ्रेड ऑफ मरकरी जो है वो आप उसको देख सकते हो। तो आप क्या करते हो कि उसको अपने टंग के नीचे रखते हो, और उससे आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ
एक्टिविटी करके दिखाया है कि किस तरीके से आप उससे मेजर कर सकते हो। तो नॉर्मली ये सारी चीजें हमें पता ही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ये इसके यूनिट के साथ बताया है, यानी कि जब हम बॉडी के टेम्परेचर को देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी ही कर रखी है कि इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए किसी का 38 डिग्री सेल्सियस भी होगा, किसी का 36 डिग्री सेल्सियस भी होगा। तो ये जो है ये वेरी कर जाता है हर पर्सन टू पर्सन में। एग्जैक्ट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा। थोड़ा सा स्लाइट 1 डिग्री और 2 डिग्री का स्लाइट वेरिएशन इज ओके। Okay, the temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy person. तो हम basically हम ये जो average number निकालते हैं कैसे निकालते हैं, हमने क्या किया, हमने 10 लोग या 100 लोगों को ले लिया, ठीक है। और 100 लोगों को देखा कि किसी का मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, किसी का मान लीजिए 38 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, अगेन किसी का 36 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। तो जब आप इसको एवरेज निकालोगे तो आपको निकलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये जो एवरेज निकाला है ना, वो हमने बताया है कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर इतना होता है। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इट इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ऐसा नहीं है कि हम एक बॉइलिंग वाटर कंटेनर हमने ले लिया और उसको हम मेजर कर रहे हैं उस क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर से, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ बॉडी के लिए बना हुआ है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो सिर्फ आप उससे वही मेजर करो। उसके लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है बॉइलिंग वाटर के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली does not go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर इससे नीचे नहीं जाता और इसीलिए ये एक रेंज बनाया गया है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है कि जब भी आप किसी थर्मोमीटर को लेबोरेटरी में यूज करते हो, जैसे बॉइलिंग वाटर है या बॉइलिंग मिल्क है, उसको जब आप उसके टेम्परेचर को जब आपको मेजर करना है तो यू विल यूज दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर जिसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सिंपल एक और थर्मोमीटर होता है जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है वेदर के रिपोर्ट्स के लिए। तो वेदर जो है वो काफी ज्यादा गर्म है। जैसे हमने कहा कि हम नॉर्मली ऐसे हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं कि इस साल की गर्मी वो पिछले 10 साल की गर्मी से भी ज्यादा है, या फिर पिछले 10 साल में पहली बार इतनी गर्मी पड़ी है या इतनी सर्दी पड़ी है। ये जो हम वेदर रिपोर्ट्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो एक थर्मोमीटर के जरिए ही निकालते हैं, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन था वेदर रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसके बारे में इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट टेम्परेचर है, यानी कि इसका जो रेंज है वो क्या है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ये इसका रेंज है। कितना रेंज था आपका क्लिनिकल का, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्लिनिकल से काफी कम और क्लिनिकल से काफी ज्यादा, यानी रेंज जो है वो काफी, यहाँ पे जो एक रेंज है वो काफी वाइड हो गया है इन आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने अगेन एक एक्टिविटी दी है कि आप बीकर में या मग में आप टैप वाटर को लो और उसके बाद आप उसका जो है टेम्परेचर को नापो। तो इस तरीके से आपको एक हमेशा वर्टिकल इस तरीके से पकड़ के रखना होगा, तब आपको समझ में आता है कि उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है उस वाटर को, और उसका जो तला है यानी कि जो उसका बॉटम होता है उससे टच नहीं होना चाहिए इसका बल्ब, ठीक है, तभी एग्जैक्ट वो टेम्परेचर बताता है। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हैं कि आपको हमेशा उसको अपराइट रखना है, टिल्टेड नहीं, ऐसा कि हम लोग ग्लास में से टिल्ट करके रख दिया और छोड़ दिया और फिर कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर नाप रहे हैं, दैट इज द रॉन्ग वे टू मेजर द टेम्परेचर। आपको उसको अपराइट रखना है और जो बल्ब है वो जो है सारे साइड्स को वो मेजर कर लेता है और उसके साथ जो बल्ब है वो कंटेनर के सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द एक्टिविटी। अगेन एक्टिविटी 4.5 है जिसमें उन्होंने
बॉडी टेम्परेचर के बारे में कुछ कन्वीनियंट तरीके से बताया कि आप इसको लेबोरेटरी को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो, ठीक है। व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ माउथ? नाउ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो आप लोग बॉडी के लिए यूज नहीं कर सकते, कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि इसका रेंज ही बहुत ज्यादा है, तो ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा। उसके बाद आपको ये भी बात पता है कि आजकल हम डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं। क्यों हम डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं? क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, उसमें मरकरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? मरकरी। अब ये जो मरकरी होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है वो टूट जाता है, तो उसमें ये मरकरी जो है वो बहुत टॉक्सिक होता है, तो इसको ना डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम आसानी से जो है ऐसी वेस्ट में फेंक नहीं सकते, बिकॉज इट इज हाईली टॉक्सिक टू द एनवायरमेंट ऑल्सो, और इसीलिए हम लोगों ने स्विच किया है क्लिनिकल से डिजिटल की तरफ। इसमें मरकरी नहीं होता, ये हमको डिजिटली सारी चीजें, जितना भी टेम्परेचर होगा डिजिटली बताता है, ठीक है। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जब आप इसको जीभ के नीचे रखते हो, तो जो भी टेम्परेचर एग्जैक्ट, मान लीजिए कि किसी को बुखार हुआ है, उसने टेम्परेचर से थर्मोमीटर से नापा अपना टेम्परेचर, और उसका आ रहा है कि वो उसका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंचा है, ठीक है। अब ये 102 पहुंच रहा है, यानी कि मान लीजिए कि उसका 39 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, ठीक है। तो जब आप उसको मुंह से निकालते हो तो भी वो 39 डिग्री सेल्सियस ही बताता है, ठीक है। नॉर्मली बॉडी बाहर का टेम्परेचर तो कम है, तो वो क्यों नहीं वो गिर जाता, मरकरी का जो लेवल है वो गिर क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें एक किंक प्रोवाइड होता है। ये किंक आपको जो दिख रहा है, ये किंक की वजह से उसका जो लेवल है वो डाउन नहीं होता। इसीलिए जब भी आप इसको यूज करते हो, थोड़ा सा नॉर्मली वाटर से वॉश करते हो, उसको झटकते हो। झटकने से क्या होता है, वो किंक से जो भी उसका थर्मोमीटर, जो भी इसका टेम्परेचर उसने पहले बनाया होता है, वहां से वो अलग हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है वो थर्मोमीटर, फिर आप उसको यूज करते हो, ठीक है। तो ये जो किंक है, इस किंक का यूज क्या है? इट प्रिवेंट्स द मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। अपने आप मरकरी का लेवल गिरने नहीं देता, आप जब उसको झटकोगे तब जाके वो गिरेगा, तो वो देखने में आसानी हो जाती है उससे, ठीक है। आजकल हम ये टाइप का थर्मोमीटर यूज करते हैं, दैट इज डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। क्योंकि मरकरी जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब वो टूट जाता है, तो इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर का हम यूज कर रहे हैं जिसमें मरकरी नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब आपको ये नॉर्मली पता है, जैसे आप मान लीजिए ये दो ईंट है, इससे दबा के आप एक आयरन का रॉड रख दो, ठीक है, और यहाँ से कैंडल आपने लगा दिया, तो ये जो आयरन का रॉड है ना, वो यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। तो ये जो हीट है, हीट तो हम सिर्फ इतने एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया गर्म क्यों, समझ में आता है हमको। तो ये हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है उसको यहाँ पे समझाया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्वेशन पहले वो बता रहे हैं कि फ्राइंग पैन को आप देखते हो, वो हॉट हो जाता है जब हम फ्लेम के नीचे रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हीट जो है उस जो फ्लेम का जो हीट है वो पूरे के पूरे यूटेंसिल में पास ऑन होता है, ठीक है। तो व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, इट स्लोली कूल्स डाउन, वो धीरे धीरे वो कूल डाउन भी हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो अब पहले तो आपने जब उसको फ्लेम के ऊपर रखा, ठीक है, ये फ्लेम के ऊपर आपने इस पैन को रखा है, तो ये गर्म हो गया, तो इसमें क्या हुआ, हीट जो है वो चारों तरफ ट्रांसफर हुआ इस तरीके से। लेकिन जब आपने फ्लेम से इसको रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, इसने जो हीट को कैप्चर कर रखा है, अब ये हीट जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो है जो अभी हॉट था वो दोबारा से कूल हो जाएगा या फिर कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड नहीं होगा, कूल हो जाएगा। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई कि हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट में पहुंचा और फिर वहां से कोल्डर ऑब्जेक्ट में वो कन्वर्ट हो गया जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हॉटर और कोल्डर दो चीजें। अब यहाँ पे इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, आयरन रॉड है, यहाँ पे उन्होंने कैंडल के कुछ कुछ पीसेस जो है यहाँ पे चिपका दिया। तो यहाँ पे जब हम फ्लेम से कर रहे हैं तो यहाँ के कैंडल के पीसेस जो है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होके नीचे गिर रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि हीट जो है धीरे धीरे इस तरफ ट्रांसफर होती जा रही है, ठीक है। तो ये हीट ट्रांसफर ऑफ हीट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ by which heat is transferred from a hotter end to the colder end of an object। ये मान लीजिए आयरन रॉड है, हमने यहाँ पे फ्लेम दिया जैसे ऊपर दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या है,
ये हॉटर एंड हो गया, यानी कि जहां पे हमको फ्लेम मिल रहा है, तो ये इस ऑब्जेक्ट का हॉटर एंड है। और यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट, अभी तो इसमें ये जस्ट हम इसको गर्म कर रहे हैं ना, तो ये कोल्डर एंड है। ठीक है, तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। सो इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो आप चाहे पैन गरम कर रहे हो, तवा गरम कर रहे हो, या आयरन रॉड गरम कर रहे हो, ये जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, अब आपने देखा, इसीलिए आप देखते हो कि जो मेटालिक पैन होता है उसमें जो हैंडल होता है दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल बना होता है, ताकि आप इजीली उसको होल्ड कर पाओ और आपको चोट ना लगे या हर्ट ना हो। ठीक है, इसीलिए बनाया जाता है वो, ताकि ये कंडक्शन की वजह से दिक्कत ना हो। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास, मटेरियल्स कैसे, जैसे मैंने अभी आयरन रॉड की बात की, तो आयरन रॉड जो है इस हीट को अलाउ कर रहा है मूव करने के लिए, तो वो जो आयरन रॉड है इट इज कंडक्टर, कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये जो है हीट को अलाउ करते हैं, हीट के ट्रांसफर को अलाउ करते हैं। सो द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, लेकिन अब देखो, अगर मान लीजिए प्लास्टिक है, ठीक है, अब आपको पता है कि प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, प्लास्टिक का कोई एक हिस्सा, ये मान लीजिए यहाँ जो स्केल ही रखा है, अगर मैं इस हिस्से को गर्म करूँ तो आप इस हिस्से को जब टच करोगे तो ये गर्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे पिघलते पिघलते जब यहाँ पहुंचेगा तब जाके ये आपको गर्म समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है हीट को ट्रांसफर नहीं करता, सो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। सो द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक और वुड। प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, जिस जगह से जल रहा है ना, वो उसी जगह पे उसमें आपको हॉटनेस जो है वो फील होगा, अदर साइड में आपको हॉटनेस फील नहीं होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। लेकिन हीट का ट्रांसफर कौन करता है? एल्यूमिनियम करता है, आयरन करता है, कॉपर करता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें करती हैं। सो क्या होंगे वो होंगे कंडक्टर्स, और जो नहीं प्रोवाइड करें वो होंगे इंसुलेटर्स। अब आपको ये भी बात पता है कि जो वाटर होता है और जो एयर होता है वो भी हीट का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, वाटर हो गया चाहे एयर हो गया, वो भी हीट का पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो वाटर जो है इट इज अ गुड मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइम पे एयर, जैसे लाइटनिंग है उस टाइम पे एयर विल फॉल इनटू द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शंस हैं, बट अदरवाइज वाटर एंड एयर बोथ आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो एक्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है, अगेन सिंपल एक्टिविटी है। यहाँ पे कन्वेक्शन की बात की जा रही है। अब कन्वेक्शन क्या होता है? देखो, जब हम ये जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है और इसमें आपने पानी को गर्म किया, ठीक है, तो पानी को जब आप गर्म करते हो तो यहाँ पे हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब हीट को जब आप प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे ऊपर का पानी जो है वो ठंडा रहता है, नीचे का पानी गर्म रहता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब आपने यहाँ का पानी को गर्म किया तो यहाँ जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ मूव होगा। ठीक है, और यहाँ से जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ, ये गर्म पानी की जगह लेगा वो ठंडा पानी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से मूवमेंट होगा, इधर इस तरीके से होगा या इस तरीके से, दोनों तरीके से नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक ही एरो बताती हूँ, एक टाइम पे एक एरो। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, आपने हीट प्रोवाइड किया तो यहाँ पे जो गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ गई। ठीक है, तो ये जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आई, ठंडी हवा नीचे की तरफ आई। इसी तरीके से जो गर्म हवा है वो अगेन ऊपर की तरफ गई, ठंडी हवा फिर नीचे की तरफ आई। तो ये आपको एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, जब भी वाटर में इस तरीके से मूवमेंट हो तो ये क्या कहते हैं? कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड में इस तरीके से ही होता है। तो इन्होंने एक एक्टिविटी करी है, एक्टिविटी में क्या करा आपने कि एक डाई को ले लिया, उसको आपने यहाँ पे रख दिया, पानी में रख दिया है, और धीरे जैसे जैसे आप उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये जो है ये एयर की फॉर्म, जैसे एयर में मिक्स होता है ना वैसे ही पानी में मिक्स हो रहा है। तो पानी में जब मिक्स होगा तो आपको जो वाटर का जो फ्लो है वो समझ में आ जाएगा। सो द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। तो पूरे लाइन को समझ लेते हैं। क्या लिखा है? ओके, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। ठीक है, जो फ्लेम के पास का जो वाटर है, जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ओके,
जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लेम के पास का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेस अप। अब ये जो हॉट वाटर है ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। ये जो पानी गर्म हो गया है ये ऊपर की तरफ राइज होगा, ये हॉट वाटर राइज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो कोल्ड वाटर फ्रॉम दी साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स दी सोर्स ऑफ हीट। तो ठंडा पानी जो है ऊपर से, जो ठंडा पानी वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से दी वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। तो ये जो ठंडा पानी आया वो भी गर्म होगा और वो भी ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड वाटर फ्रॉम साइड्स मूव्स डाउन, और साइड से वाटर इस तरीके से तब तक यहाँ पे आता रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। सो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन किस में हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। कन्वेक्शन हो रहा है आपका लिक्विड में। कंडक्शन, कंडक्शन किस में हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है आपका सॉलिड में। ये दो चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। सो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। तो बेसिकली ये हमारे विंड में भी होता है इसी तरीके से कि जहां भी, जिस भी जगह पे हीट सोर्स है वहां का एयर जो है वो हॉट होगा और वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इट राइजेस अप। और जो एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू इट टेक इट्स प्लेस, ठीक है। वो जो गर्म हवा जहां से उठी है वहां पे ठंडी हवा आएगी उस गर्म हवा की जगह को लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरी की पूरी हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से और भी एक्टिविटीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज सुना होगा, ये चीजें क्या होती हैं। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, इंपॉर्टेंट है ये चीज। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज वो होता है जहाँ पे सी फेस जो घर होते हैं, यहाँ पे आपको सी दिख रहा है और यहाँ पे आपका जो है घर है, ठीक है। तो सी फेस जो घर होते हैं, तो द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम पे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, ठीक है। जो जमीन है ना वो पानी से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि सूरज, ठीक है, अपनी घनघोर गर्मी को लेके आता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. This air from the sea is called sea breeze. अब यहां तक बात समझ में आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये नदी है, ठीक है, और ये आपका जमीन है। तो जमीन का जो ये जो जमीन है ना वो ज्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप देखो यहाँ पे कन्वेक्शन चल रहा है, ठीक है, पानी में कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में आपको पता है कि बहुत लेट होता है, पानी बहुत लेट गर्म होता है, लेकिन अगर कोई सॉलिड चीज है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए लैंड, ये लैंड है, ये सॉलिड एक तरीके से आपको मिल रहा है, तो ये काफी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये गर्म हो जाएगा, काफी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और काफी लेट ठंडा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो गर्म बहुत तेजी से हो गया तो यहाँ का जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। हॉट एयर राइजेस अप। अब जब हॉट एयर राइजेस अप तो ये सी का जो कूलर एयर है वो आ जाएगा कहाँ, इस लैंड वाले एयर के यहाँ पे, जहां पे एग्जैक्ट वो एयर थी जो कि अभी हॉट एयर बन के राइजेस अप हो गई, उसकी जगह उसने ले ली, किसने, कूलर एयर ने। तो इस तरीके से क्या हुआ, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। तो ये गर्म हवा है ना, गर्म हवा कहाँ पहुंच गई। अब जब ये इसकी जगह लेगा तो ये भी तो इसकी जगह को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अगर कोई आपकी प्लेस को डिस्प्लेस कर रहा है तो आप उसकी प्लेस को डिस्प्लेस करोगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो गर्म हवा है वो पानी के पास आ गया, ठीक है, जो ठंडी हवा है वो जमीन के पास आ गई। तो इससे क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला जो एयर आया, यानी कि सबसे पहले किसने डिस्प्लेस किया, सबसे पहले सी वाले जो एयर है उसने डिस्प्लेस किया है। सो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज। ये तो अपना हॉट एयर बनके ये राइज अप हो गया, लेकिन जो कोल्डर एयर आया है, सबसे पहला एयर कहां से आया, सी से आया ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज, क्या कहते हैं, सी ब्रीज। अब नेक्स्ट देखिए, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। और इसी वजह से कोस्टल एरियाज के जो घर बार होते हैं ना, उनके जो खिड़कियां होती हैं वो सी को फेस करा हुआ होता है, ठीक है, ताकि इस तरीके से ठंडी हवा आपको आ जाए। ये तो बात हुई दिन की, ठीक है। अब हम रात की बात करते हैं। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड।
ठीक है। वाटर जो है गर्म तो हो गया, धीरे धीरे पूरे दिन में वो गर्म तो हो गया, लेकिन उसको ठंडा होने में बड़ा समय लग रहा है, और जमीन जो है वो ठंडी हो जाएगी जल्दी, ठीक है। सो वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली। मैंने कहा कि जमीन भी ठंडी हो जाती है, ठीक है, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में वो काफी स्लोली ठंडी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर जो है वो देर में होगा, तो यानी कि वाटर के पास जो एयर है वो हॉटर एयर होगा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। यानी कि देखो रात के टाइम पे क्या है, ये सी है और ये लैंड है, ठीक है। रात के टाइम पे मैंने क्या कहा कि ये जो आपका वाटर है दैट कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। तो यहाँ का एयर आप ये मान सकते हो कि यहाँ की एयर वार्म है, ठीक है, और यहाँ की एयर कूल है, ठीक है। तो ये वार्म एयर है ना, ये तो राइज अप हो जाएगी। तो ये जब राइज अप हो जाएगी तो ये कूल एयर, सबसे पहला जो एयर डिस्प्लेस करेगा, ये कूल एयर जो है ये वार्म एयर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये जो वार्म एयर है वो कहाँ जाएगी, लैंड के पास चली जाएगी। तो ये हो जाए, ये वार्म एयर जो है यहाँ पे चली गई, तो इस तरीके से ये वार्म एयर यहाँ चली गई, तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहला एयर कहाँ से आया, लैंड से आया ना, तो इसको इसलिए हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो आई होप आपको समझ में आया है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, है ना। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस, इट कैन नॉट रीचेस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ये क्या बताने की कोशिश कर रही है, एक अलग चीज है। देखो नॉर्मली आपने देखा कन्वेक्शन और कंडक्शन, दो चीजें आपने देखी। जो आपने कंडक्शन देखा वो आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट में देखा, ठीक है। जो आपने कन्वेक्शन देखा वो आपने लिक्विड ऑब्जेक्ट में देखा। जब आप धूप में जाते हो तो आपको गर्मी लगने लगती है, ठीक है, लेकिन वहां तो मीडियम नहीं, ना तो आप पानी में हो ना तो आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हो, तो आपको वो गर्मी कैसे लगी, ठीक है, ये चीज बता रहा है। तो वो जो सन से जो हीट आ रहा है ना हमारे तक, वो एक अलग प्रोसेस से आ रहा है, रेडिएशन, और इस रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हीट को ट्रांसफर करने के लिए बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रेडिएशन को हम तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं, ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड ना तो गैस, किसी चीज की जरूरत नहीं। इट कैन टेक प्लेस वेदर द मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मीडियम प्रेजेंट है तो भी पहुंच जाएगा, मीडियम नहीं प्रेजेंट है तो भी पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग रूम हीटर के पास पहुंचते हैं तो रूम हीटर के पास बैठे रहते हैं तो आपको अपने आप हीट लगने लगती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ उसके लिए कुछ तरीके अपनाते हो कि जिससे आपको हीट लग रहा है, सिंपल आपको हीट लग जा रहा है। या फिर आप हॉट यूटेंसिल थोड़ा सा आपसे दूर भी है तो उसका जो फ्लेम है आप उसको फील कर पाते हो। आप तवा गर्म है उसको हल्का सा उसको बिना टच के ऊपर से आप जब आप उसको उसकी एयर को देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये गर्म हो गया। कैसे गर्म हुआ, नहीं रेडिएशंस के थ्रू ही गर्म होता है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी हॉट बॉडीज होते हैं ना वो हीट को रेडिएट करते हैं। When this heat falls on some object, a part of it is get reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted, ठीक है। तो कोई भी चीज जैसे सन है, हमारे अर्थ को ये जो सन है, ठीक है, अपने कुछ लाइट रेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ जो लाइट रेज होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, यानी कि आए और चले गए, ठीक है। कुछ जो लाइट रेज होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लाइट रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, किसी और फॉर्म में वो ट्रांसमिट हो गए। सो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। तो जितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है ना उसके वजह से टेम्परेचर जो है वो राइजन अप हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे ये अर्थ का टेम्परेचर क्यों राइज अप हो जा रहा है, क्योंकि एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये जो जितने भी रेडिएशंस हैं वो हमारा अर्थ जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी वजह से ये जो आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो रहा है। सो व्हाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, ताकि वही रेडिएशंस डायरेक्टली आपको ना पड़े और कोई प्रॉब्लम ना हो, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो मैंने यहाँ बनाया था वो आपको इजीली यहाँ बताया गया है कि देखो ये डे टाइम है, दिन के समय पे है, तो यहाँ पे जो आपका जमीन है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया, ठीक है। तो गर्म हुआ तो क्या हुआ, ये पहले ऊपर की तरफ मूव हुआ, ठीक है। पहले तो सिंपल ये ऊपर की तरफ मूव होगा, और यहाँ से ये जो सी है यहाँ का जो ठंडा पानी है वो इधर आएगा, इसको रिप्लेस करेगा, इस वाले एरिया में जो एयर है उसको रिप्लेस करेगा। अब जैसे इसको रिप्लेस किया, ये जो वार्म एयर है वो क्योंकि यहाँ पे एयर इधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये जो है इसकी जगह पे चला जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली तो ये पहले स्ट्रेट ही मूव करता है ऊपर की तरफ, लेकिन जब वो ये एयर इस तरफ आ जाएगा तो ये इस तरफ मूव कर जाता है। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है। तो यही साइकिल जस्ट ऑपोजिट हो जाती है जब लैंड ब्रीज होता है। ठीक है, पानी ज्यादा गर्म है, यहाँ का एयर वार्म है, तो यहाँ से ये एयर जो है पहले ऊपर राइजन अप हो जाएगा, तो लैंड का जो कूल एयर है वो इस तरफ आएगा, तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका होगा। तो ये कोस्टल एरियाज है, मतलब नदी के किनारे वाले जितने भी घर होते हैं वो कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। तो ये डे टाइम पे इस तरीके से आपको एक ठंडक प्रोवाइड होती है और नाइट टाइम पे इस तरीके से होता है। ठीक है, सिंपल। ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का बात है। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। कैसे क्लोथ्स पहनते हैं हम लोग? समर के टाइम पे हम नॉर्मली जो है बहुत ही लाइटर कलर के कपड़े पहनते हैं, या फिर विंटर के टाइम पे काफी डार्क क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट क्लोथ्स होते हैं ना वो हमको एक कूलनेस प्रोवाइड करते हैं, और जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो जब हीट को एब्जॉर्व करते हैं तो हमको वो गर्मी जो है वो मिलती है, और उससे हम लोग ठंडी में जो है बेहतर फील कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से, जैसे वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल और वुड इसको यूज करते हैं टू कीप आवर हाउसेस कूल एंड वार्म। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड outside? This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layer of एयर। तो ये जो एयर को जो ट्रैप कर, जब भी कोई भी चीज एयर को ट्रैप कर लेती है तो हमको गर्मी जो है वो, हमारी जो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती। तो इससे क्या होगा, हमको उसी टेम्परेचर में हम रह लेते हैं, वार्मर हमको फील होता है। सिंपल, ये स्वेटर भी यही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं। यहाँ पे देखिए, डार्क सरफेस जो होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं ज्यादा हीट को। ठीक है, इसलिए हमको कंफर्टेबल होता है डार्क कलर्ड के क्लोथ्स इन विंटर। लेकिन जो लाइट कलर्ड के क्लोथ्स होते हैं वो बहुत सारी हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, तो वो हीट को एब्जॉर्व नहीं करते। तो जब हीट को एब्जॉर्व नहीं करेंगे तो हमको गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, तो हम कंफर्टेबल रहेंगे उस पर्टिकुलर कलर के क्लोथ्स को पहन के। ठीक है, तो वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमको वार्म रखते हैं। क्यों? इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। तो वूल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और आपको पता है कि वूल का कुछ जो थ्रेड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जो बीच का हिस्सा है ना इस तरीके से, इसमें एयर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। जो आपकी बॉडी में जितनी भी गर्मी है ना वो उसको बाहर नहीं जाने देता, तो आपको जो है वार्मनेस फील होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है ब्लैंकेट यूज करते हैं। बहुत सारे थिक ब्लैंकेट जब आप एक साथ ले लोगे, या फिर एक थिक ब्लैंकेट लोगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा गर्म प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली बहुत सारे थिक ब्लैंकेट rather than वन थिक ब्लैंकेट। क्योंकि जब बहुत सारे थिक ब्लैंकेट्स होंगे तो इस तरीके से उसमें फाइबर सबके पास होंगे, तो सब में जो है एयर ट्रैप हो जाएगा और ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है पूरा का पूरा समझने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर से डिटरमाइन की जाती है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। अगर पूछा जाता कि कैन बी मेजर्ड बाय, तो आंसर हो जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक है, सेल्सियस में मेजर करते हैं। Next, no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. Radiation के लिए आपको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। सॉलिड के लिए कौन है? सॉलिड के लिए आपका है कंडक्शन, और लिक्विड के लिए कौन सा है? लिक्विड के लिए है आपका कन्वेक्शन। ओके, जो कि वाटर में होता है। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। देखिए, स्टील स्पून क्या है? ये है सॉलिड, तो यहाँ पे हो जाएगा कंडक्शन। क्या हो जाएगा? कंडक्शन। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्व मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, लैंड ब्रीज कब होता है? लैंड ब्रीज जो है आपका, वो आपका नाइट के टाइम पे होता है। ठीक है, नाइट के टाइम पे। सी ब्रीज कब होता है? वो होता है डे के टाइम पे। डार्क कलर्स क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर क्लोथ्स आपका पहनते हो विंटर के टाइम पे पहनते हो, और लाइट कलर क्लोथ्स आप पहनते हो समर के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है? ये आपका जो है कन्वेक्शन का चीज है। ठीक है, यस, कन्वेक्शन ही तो हो रहा है यहाँ पे, कन्वेक्शन, क्योंकि लिक्विड को गर्म कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ पे। सो विद दिस ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसको इन अ वेरी शॉर्ट मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।